नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IIT केमिस्ट्री शिक्षा पे। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था एरोमेटिसिटी की बात करें तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया। हमने बेंजीन की डिस्कवरी के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कि 3 टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, उसके लिए हमें हकल रूल अप्लाई करना होता है। तो हकल रूल अप्लाई करने के लिए भी पहले हमें 3 चीज़ें देखनी होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? फर्स्ट, कि कोई भी कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, यानी कि हर एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, वो कंपाउंड जो है कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब ऑल्टरनेट, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। फाइन, अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम हकल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और हकल रूल के लिए क्या है कि देखो, अगर कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड है और अगर उसमें 4n+2 डीलोकलाइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यानी कि वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। एन यहाँ पर क्या, कोई भी होल नंबर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड तो है पर उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यानी कि वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। और अगर वो कंपाउंड साइक्लिक, प्लेनर या कॉन्जुगेटेड में से एक चीज़ भी नहीं है तो यानी कि वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो ये हो गया हमारा एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देन उसके बाद हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑर्डर कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सबसे लीस्ट स्टेबल क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स प्लस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम इक्विवेलेंट टू नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। आई थिंक अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है तो आपके लिए बहुत चुटकियों का खेल है। तो देखते हैं, ये रहा आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें तो ये साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। उसके बाद प्लेनर है, डबल बॉन्ड जहाँ पर है वो एटम तो ऑटोमेटिकली प्लेनर है। पर अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। इसके पास क्या होता है? अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट p ऑर्बिटल। फाइन, और इसके पास अगर अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट p ऑर्बिटल है तो यानी कि ये पूरा कंपाउंड क्या है? अब ये देखो, हर आइटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और लास्ट चीज़ कॉन्जुगेशन है इसमें, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फाइन, और उसके बाद बोरोन के पास भी क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये पूरा कंपाउंड जो है साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड है, यानी कि हम हकल रूल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली कंडीशंस भी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये? एरोमेटिक कंपाउंड। फाइन, उसके बाद कमिंग टू सेकेंड मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये पूरा मॉलिक्यूल जो है साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है। पर अगर आप देखो तो इसमें क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपाउंड कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है? एंटी एरोमेटिक। फाइन, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आ जाओ। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो साइक्लिक है, फाइन, प्लेनर भी है, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, और कार्बोकेटाइन भी क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, कॉन्जुगेशन भी है। उसके बाद अब काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो यानी कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला कंसेप्ट लग रहा है, यानी कि ये हकल रूल को ओबे कर रहा है। तो यानी कि ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं इस नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे। ये क्या है? एक एक्सेप्शन है जिसको आपने ध्यान रखना है अच्छे से।
तो अगर आप देखें तो ये मॉलिक्यूल जो है साइक्लिक दिखाई दे रहा है आपको, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। हर एटम जो है डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, तो यानी कि हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यानी कि मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेडली प्लेनर होना चाहिए। और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए। तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 4 इंटू में 2 इंटू में पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे ना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सपेक्टेडली ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, जो अभी तक हमने पढ़ा है। पर एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, इसका नाम क्या है, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। साइकिल है, 8 एटम्स है कार्बन के और 4 डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोओक्टाटेट्राइन है। तो साइक्लोओक्टाटेट्राइन एक्सपेक्टेडली एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, पर एक्चुअल में ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने क्या देखा था कि लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इस शेप में ना रहकर ये रहता है टब शेप्ड स्ट्रक्चर में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोओक्टाटेट्राइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है टब शेप। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, देखो ये क्या है, टब शेप्ड साइक्लोओक्टाटेट्राइन कैसा है, टब शेप्ड है। और ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, टू अटेन स्टेबिलिटी इट गोज फ्रॉम एंटी एरोमेटिक स्टेट टू नॉन एरोमेटिक स्टेट। फाइन, साइक्लोओक्टाटेट्राइन एंटी एरोमेटिक स्टेट से ये क्या है, नॉन प्लेनर स्टेट में चला जाता है, यानी कि ये टब शेप स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। फाइन, उसके बाद आ जाते हैं साइक्लोओक्टाटेट्राइन की रिएक्शन विद मेटल्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि साइक्लोओक्टाटेट्राइन रिएक्ट्स विद मेटल टू अटेन एरोमेटिसिटी। ध्यान आएगा ये पॉइंट, साइक्लोओक्टाटेट्राइन रिएक्ट्स विद मेटल्स टू अटेन एरोमेटिसिटी। वो कैसे, देखो ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर क्या है, फिजन हो जाती है। और हमें पता है सोडियम और पोटाशियम हो, इसके पास लास्ट शेल में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है एक, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और ये होमोलिटिक फिजन से एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पर क्या बनता है वो देखो, यहाँ पर बनता है साइक्लोओक्टाटेट्राइन -2 COT -2, ये बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होमोलिटिक फिजन से आ गया, और इस मेटल से एक एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया COT -2। तो अगर हम अब काउंट करें तो साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन आयन है एक तरह से वो भी है, कार्बन आयन दोनों ही स्टेट में हो सकता है, sp2 भी और sp3 भी, बट यहाँ पर वो sp2 स्टेट में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 इंटू में 2 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ना। तो इसमें हक्कल रूल ओबे हो रहा है, तो यानी कि COT -2 कैसा होता है, देखो COT कैसा होता है, नॉन प्लेनर, क्योंकि वो टब शेप स्ट्रक्चर में रहता है, और COT -2 कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ध्यान रहेगा ये चीज़, COT -2 कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आ जाओ, तो ये भी क्या है, साइक्लिक है। उसके बाद अगर आप देखो तो कार्बोकेटाइन भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पर, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड। उसके बाद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे आ जाओ, ये भी क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड भी है,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड है। तो उसके बाद अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। तो यानी कि हक्कल रूल को ये ओबे कर रहा है, तो यानी कि ये कंपाउंड भी कैसा है, एरोमेटिक है। तो आई थिंक बहुत ही इजी है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, या फिर कौन सा एंटी एरोमेटिक है। इज दैट क्लियर? सो कमिंग टू फ्यू मोर क्वेश्चंस। आपने सुना होगा, देखो कोई भी सिस्टम जो यूनिवर्स में है वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो उसके लिए क्या है, हम हमेशा ये कहते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज़ जो हैं वो स्टेबल होती हैं और चार्ज स्पीशीज़ जो हैं वो अनस्टेबल होती हैं। तो अगर आपके सामने ये देखो, ये मॉलिक्यूल क्या है, ट्रोपोलोन है। ट्रोपोलोन है और ट्रोपोलोन जो है इसमें अगर हम चार्ज सेपरेशन करके देखें तो ये देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या है, पोलर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होगा। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन जब हुआ तो उसके बाद क्या बनेगा, ये देखो ये बनेगा ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम नीचे वाले इस रिंग को देखें तो ये रिंग जो है साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि कार्बोकेटाइन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो चार्ज सेपरेशन के बाद ये सिस्टम क्या है, स्टेबिलिटी अटेन कर रहा है, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वैसे हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि चार्ज सेपरेशन हो किसी भी मॉलिक्यूल में, बट अगर चार्ज सेपरेशन से मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी आ रही है, यानी कि वो सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है, तो चार्ज सेपरेशन इज़ फेवरेबल हेयर। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज सेपरेशन इज़ फेवरेबल हेयर, क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम इज़ अटेनिंग स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। इज दैट फाइन? अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल्स ए एंड बी हैज़ क्रिएटेड डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट किसकी वजह से डिसाइड होता है, चार्ज सेपरेशन की वजह से। नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना, म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू में डी, यही होता है ना। तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा, पता ही है आपको। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन से मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन फेवरेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज सेपरेशन करके देखें तो कुछ भी फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ फ़ायदा दिखाई दे रहा है। ये दोनों रिंग्स तो क्या है, ये रिंग पहले से ही क्या थी, देखो चार्ज सेपरेशन करा, कार्बन ऑक्सीजन पोलर है बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑटोमेटिकली रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो ये रिंग दोनों पहले से क्या थी, एरोमेटिक थी, बट अब रेजोनेंस की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी तो चले जाएगी इस रिंग की, तो ठीक है। तो ये तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि एरोमेटिक सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है, ठीक है। पर अगर हम सेकेंड मॉलिक्यूल की बात करें तो सेकेंड मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये बॉन्ड पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, फाइन। तो जैसे ही हमने चार्ज सेपरेशन करा तो क्या बनेगा, ये देखो, हमने चार्ज सेपरेशन के बाद मॉलिक्यूल बनाया, तो ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड तो था ही। तो ये रिंग पहले से एरोमेटिक थी, ये रिंग भी पहले से एरोमेटिक थी, और ये जो थर्ड रिंग है वो पहले एरोमेटिक नहीं थी, बट अब देखो साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। और ऊपर से देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसमें लगाएं तो n की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनता है। तो थर्ड रिंग भी क्या हो गई है, एरोमेटिक हो गई है। तो सिस्टम एज ए होल एरोमेटिक हो गया। तो यानी कि इस केस में, इन केस ऑफ बी, चार्ज सेपरेशन इज फेवरेबल, चार्ज सेपरेशन इज
फेवरेबल एंड इट इज़ लीडिंग टू स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एरोमेटिक हो रहा है. देयरफॉर डायपोल मोमेंट ऑफ B इज ग्रेटर देन दैट ऑफ A. Is that clear? Fine. So now coming to last question of today's session. तो देखते हैं. देखो, आराध्या is asked to choose one of the entity among P, Q, R and S in an unbiased manner. ठीक है, उसे कहा गया कि एक एंटिटी चूज़ करो. ठीक है, अनबायस्ड मैनर में, अपनी मर्जी से, रैंडमली, जैसे हम कोई भी जैसे चिट उठा लेते हैं या फिर बॉल उठा लेते हैं रैंडमली. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन कंपाउंड विल बी. क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चूजन कंपाउंड फर्स्ट एरोमेटिक होगा, सेकंड एंटी एरोमेटिक होगा, थर्ड नॉन एरोमेटिक होगा, फोर्थ नॉट एरोमेटिक होगा. तो देख लेते हैं. पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड जो है एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है. फाइन. तो अगर हम देखें फर्स्ट कंपाउंड साइक्लिक है, बट ये एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो प्लेनर तो ये नहीं है. और यहीं पे ये कंडीशन ब्रेक होगी, तो यानी कि ये कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है. फाइन. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे. तो ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, प्लेनर भी है, क्योंकि बोरोन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है. उसके बाद अगर हम बात करें 1 2 3 4, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होगा. आई थिंक अब तक आपको ये आइडेंटिफाई करना तो आ ही गया होगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है. अगर हम आ जाए नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है. ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर. उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज भी है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है. और अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है, आ जाते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे. ये कंपाउंड देखो साइक्लिक है ये. उसके बाद प्लेनर है, प्लेनर भी है. उसके बाद अगर हम देखें, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है. उसके बाद 1 2 3 4, ये कंपाउंड क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4. फाइन. तो अगर हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, गिवन आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है, कि किसी भी कंपाउंड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है. ठीक है, तो अगर हम देखें एरोमेटिक की, एरोमेटिक यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो एरोमेटिक की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4. फाइन. उसके बाद देखते हैं एंटी एरोमेटिक की. ये है एंटी एरोमेटिक, ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक, तो 2/4 एंटी एरोमेटिक. फाइन. या भाई इसको 1/2 भी लिख सकते हैं. अब आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक पे. तो नॉन एरोमेटिक एक ही है, तो 1/4 नॉन एरोमेटिक. और आपको ध्यान हो अगर, तो मैंने बताया था कि नॉट एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक प्लस एंटी एरोमेटिक इज नॉट एरोमेटिक. तो नॉन एरोमेटिक 1/4 प्लस एंटी एरोमेटिक 2/4, तो यानी कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है नॉट एरोमेटिक कंपाउंड की. इज दैट क्लियर? So I think today's lecture is quite clear to you. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha. And if you like my channel, then don't forget to subscribe it and share it as maximum. क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया. धन्यवाद.